ये है 1500 में मिलने वाली सबसे सस्ती गेम स्टिक। लेकिन इसका गेमिंग एक्सपीरियंस क्या सस्ता है या वैल्यू फॉर मनी है, यही सब चीजें देखने के लिए मैंने इसका डब्बा खोला। जिस डब्बे के अंदर से ऊपर ही गेम स्टिक पड़ी थी, जो कि बिल्कुल ही मैट ब्लैक कलर के अंदर है, लेकिन इस गेम स्टिक का वेट बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड अभी तक की मेरी टेस्ट करी हुई सभी गेम स्टिक्स में से ये सबसे हल्की गेम स्टिक है। पर वेट से क्या ही फर्क पड़ता है, हमने तो रेट्रो गेम ही खेलनी है, वो बढ़िया सी खिलवा दे, हमें और क्या चाहिए। वो खिलवाने के लिए इसके डब्बे के अंदर से निकलते हैं दो कंट्रोलर, जिन कंट्रोलर्स का वेट भी बहुत हल्का है एंड ये बिल्कुल ही PS3 के जैसे दिखने वाले कंट्रोलर्स हैं। तो आप किसी भी बच्चे को बेवकूफ नहीं बना सकते कि ये PS4 लेके आया मैं, PS5 लेके आया मैं। ये जरूर कह सकते हो PS3 लेके आया मैं, क्योंकि बिल्कुल ही कैविटी, शेप, साइज सारा कुछ बिल्कुल सेम है। इसके कंट्रोलर के बटन की फीलिंग मैं डिसेंट कहूंगा, गेम खेलने में ठीक एक्सपीरियंस आना चाहिए। डब्बे के अंदर से बाकी तारे वारे निकलती हैं, जिनके बारे में मैं अभी इंस्टॉलेशन में बता ही रहा हूं। सबसे पहले तो आपको देनी पड़ेगी पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई दोगे आप इस पोर्ट के थ्रू, जो कि एक A टाइप पोर्ट है एंड डब्बे के अंदर से आपको A टाइप टू USB का पोर्ट मिलता है, जिसके A टाइप को आप इस स्टिक के अंदर लगाओगे और दूसरा USB वाला पोर्ट या तो आप अपने टीवी के अंदर लगाओगे, जिससे इस स्टिक को पावर सप्लाई मिल जाएगी, या फिर अगर आपके टीवी के अंदर USB का पोर्ट नहीं है और एक आप किसी CRT वाले टीवी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो आप इस स्टिक को पावर सप्लाई एक मोबाइल के अडेप्टर के थ्रू भी दे सकते हो। मतलब दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सिर्फ करंट देने की जरूरत है और ये चल जाएगी। फिर इसकी आउटपुट निकालने के लिए इसके फ्रंट पे मिलता है हमें HDMI का पोर्ट, क्योंकि ये स्टिक थोड़ी सी चौड़ी है यहां से, तो बड़ी बारी हमारे टीवी के अंदर इतनी चौड़ी HDMI लगाने की जगह ही नहीं होती। उस कंडीशन के अंदर इसके डब्बे के अंदर से ही एक और वायर निकलती है, जो कि है HDMI एक्सटेंडर। उस एक्सटेंडर के थ्रू आराम से इसका HDMI को एक्सटेंड करके टीवी के अंदर लगा सकते हो। अब आपकी स्टिक ऑन भी होगी और आपकी आउटपुट भी जाने लगी। लेकिन कंट्रोलर्स को कनेक्ट करने के लिए इसके पीछे वाली साइड के ऊपर एक USB का पोर्ट है। इस USB पोर्ट के अंदर अपने कंट्रोलर्स की पिन डालोगे, जो पिन डब्बे के अंदर से निकलती है। उस एक पिन के थ्रू आपके दोनों के दोनों कंट्रोलर्स कनेक्ट हो जाएंगे। अब कनेक्ट होके कैसा रिस्पॉन्स है, कैसी गेम खिलाते हैं, कहीं इनपुट लैग तो नहीं, वो सारा कुछ अभी 2 सेकंड में देखते हैं, क्योंकि अब स्टिक हो गया स्टार्ट और टीवी पे दिख रहा है हमें UI एक्सपीरियंस। तो इस स्टिक के अंदर हमें एक डिफरेंट तरह का एक कस्टम मेड सा OS मिलता है, जो हमें ज्यादातर किसी भी और स्टिक में नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ स्टिक्स जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो PS4 मिनी लगा लो, M22 लगा लो, R36 अल्ट्रा, ये सभी के सभी डिवाइसेस के अंदर आपको एक आर्क OS नाम का सॉफ्टवेयर मिलता है, जो सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे ही आप किसी कंसोल के ऊपर जाते हो उसका वॉलपेपर चेंज होता है, उसी कंसोल की मेन गेम की थीम म्यूजिक बजने लग जाती है, तो वो सारी चीजें। लेकिन इस स्टिक के अंदर आपको डिफरेंट तरह का OS मिलता है, जिस OS का नाम इन्होंने स्टिक के नाम पे ही रखा हुआ है, गेम स्टिक लाइट। ऐसा OS आपको G30 गेम स्टिक में भी मिलता है, उसके अंदर भी गेम स्टिक के नाम पे OS रखा हुआ है। इट मींस ये कोई नया OS आया गेम स्टिक्स के अंदर, जो अब अप्लाई होने लग गया आर्क OS को छोड़ के, क्योंकि आर्क OS थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है एंड कभी कभी वो लैग भी होता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर काफी हल्का है, क्योंकि इसके ऊपर वो फालतू की एनिमेशंस नहीं है, गाना चेंज होना, वॉलपेपर चेंज होना। तो इस OS की स्पीड भी ज्यादा है, ये लैग भी कम होता है। ऑल इन ऑल आर्क OS में स्पीड कम है, एनिमेशंस अच्छी हैं। इस वाले स्टिको के अंदर स्पीड ज्यादा, एनिमेशन कम है, तो ठीक है, एडजस्ट सा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी चलाने में दोनों ही OS के फीचर्स बिल्कुल ही सेम है। इस स्टिक के अंदर आपको सबसे पहले तो ऑल गेम्स का फोल्डर मिलता है, जिसके अंदर सारी की सारी गेम्स हैं। फिर अगले फोल्डर के अंदर आपको सीधे सीधे कंसोल्स की फोटो आ जाती है, जिस जिस कंसोल की गेम्स हैं, विच मेक्स इट वेरी वेरी इजी कि कौन से कंसोल के ऊपर हमें कौन सी गेम्स मिलेगी। अगले फोल्डर के अंदर आपकी सारी प्लेड हिस्ट्री आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जौन सी आप गेम खेल रहे हो वही गेम आप रिपीट पे खेलोगे, तो इट मेक्स इट वेरी इजी कि आप इजीली ढूंढ सको गेम्स को। और उससे अगली ऑप्शन के अंदर आप इजीली कोई भी गेम सर्च कर सकते हो, अगर उस गेम का आपको नाम पता है। ये तो हो गया OS का, जिसको मैंने काफी लोड दिया है, बहुत तेज तेज ऊपर नीचे गया हूं, सारा कुछ करा है, लैग नहीं होता। जब भी किसी गेम के ऊपर जाते हो, डिस्प्ले एरिया के अंदर वो गेम का ट्रेलर आपको दिखने लग जाता है, जिसके साथ याद रखना बहुत इजी हो जाता है कि ओके ये वाली गेम थी। हल्का फुल्का कभी कभी कंट्रोलर मिस जरूर मारता है, बट ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद द OS एक्सपीरियंस। सुंदर कम दिखता है पर काम चला लूंगा। लेकिन काम किससे नहीं चलता अगर गेम में ना हो। इसके ऑल गेम्स के अंदर जैसे आप जाते हो तो
20,000 से भी ज्यादा गेम्स है इसके अंदर। पर जैसे कि मैं हर स्टिक के रिव्यू पे कहता हूँ कि ये वाला नंबर एवं कहने को होता है। जो मोस्ट ऑफ कैपकॉम, अटारी और मिमी की गेम्स हैं वो सभी एक ही तरह की गेम्स हैं जो रिपीट होती हैं। जैसे स्ट्रीट फाइटर गेम खेल रहे हो, उस फोल्डर के अंदर 10,000 गेम तो स्ट्रीट फाइटर की ही होगी, तो आप एक बार एक ही गेम खेलोगे तो दोबारा क्यों ही बाकी गेम्स खेलोगे, राइट? आप यही मान के चलो कि 400-500 गेमें मिलती हैं आपको बढ़िया वाली, जिनका नाम आपको पता होगा, जिनको आप जेन्युइनली खेलने के लिए इंटरेस्टेड होगे। और इसके अंदर ऑलमोस्ट 1970 से लेके सन 2000 तक की गेम्स मिलती हैं। आपको इसके अंदर पीएसपी की गेम्स नहीं मिलती। मेरे अकॉर्डिंग उस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी की भी जितनी स्टिक्स मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी पीएसपी की गेम को प्रॉपरली फ्लुएंटली नहीं चला सकती। तो इट इज बेटर कि कम पैसे लगा के सही से रेट्रो गेम में चले तो प्रॉपर मजा आ जाए। क्योंकि इस स्टिक के अंदर भी गेम बॉय एडवांस, निंटेंडो की ऑलमोस्ट सारी अच्छी रेट्रो गेम्स मिलती हैं इसके अंदर भी। तो इट इज क्लियर, अगर ये स्टिक लेनी है तो ये सोच लेना रेट्रो गेम्स ही खेलनी है। बिल्कुल भी एक नंबर बड़े लेवल की पीएसपी टाइप गेम्स आपको नहीं मिलने वाली स्टिक में। लेकिन जो रेट्रो गेम्स हैं वो कैसे चलती हैं भाई? अब क्योंकि मेन सस्पेंस तो उसी में है ना। मैं अपने टीवी से 10 से 20 फीट दूर बैठ के गेमिंग करता हूं, जिसके अंदर मुझे ना ही डिस्कनेक्शन का इशू फील हुआ और ना ही कोई खास इनपुट लैग था। वैसे भी रेट्रो गेम्स के अंदर स्लो कंट्रोलर चलते हैं तो इट इज फाइन। लेकिन कंट्रोलर के साथ आती हैं दो प्रॉब्लम। पहली चीज, उस टाइम की रेट्रो गेम्स के अंदर ये जॉयस्टिक तो हुआ ही नहीं करता था, सिर्फ डी पैड होता था। जब आप जॉयस्टिक को ऐसे टेढ़े के अंदर करते हो तो आपका बंदा मिस मार देता है, क्योंकि ये वाला टेढ़ा कंट्रोल तो रजिस्टर्ड ही नहीं है गेम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ डी पैड रजिस्टर्ड है। तो इवेंचुअली आपको डी पैड से ही गेम्स खेलनी पड़ती हैं। दूसरी चीज, इसके जो कंट्रोलर वाले बटन हैं, देखो वो चीप तो थोड़े फील होते हैं गेम खेलते हुए। तीसरी चीज, R1 और R2 वाले बटन्स का कोई खास यूज ही नहीं है। उन गेम्स के अंदर ये वाले बटन्स तो होते ही नहीं थे। क्या कहना, एक आधी गेम में थोड़ा बहुत होगा, अब ज्यादातर समझ लो इसी एरिया से गेम में खेलने वाले हो सिर्फ। इस चीज के अलावा गेम के अंदर कोई लैग नहीं फील होता। जब भी आप बटन दबाते हो साथ के साथ आपका बंदा एक्शन करता है। और इस स्टिक के अंदर काफी अच्छी गेम्स है, मारियो ब्रोस, कॉन्ट्रा, कॉन्ग वर्सेस मारियो, जिसने मुझे काफी हैरान कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उस टाइम की गेम्स के अंदर भी कट सीन्स हुआ करते थे। जो कट सीन्स इस स्टिक के अंदर भी काफी अच्छे चल रहे हैं एंड देखने में काफी मजा आ रहा है। बिल्कुल भी लैग नहीं है, बिल्कुल भी आवाज में बफर नहीं है, काफी सही सीन है भाई। और इस स्टिक की सबसे बड़ी गेम PS1 की टेकन 3 भी मैंने ट्राई करी, जिस टेकन को मैं प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि वाओ क्या परफेक्ट एक्सपीरियंस था टेकन 3 का, क्योंकि टेकन 3 इस स्टिक के लिए थोड़ी सी हैवी गेम। तो उस हैवी गेम को प्रोसेस करते टाइम थोड़ी सी स्टिक स्लो हो जाती है, जिस वजह से हल्के हल्के आपको फ्रेम ड्रॉप्स में मिलने लग जाते हैं। जब भी आप कंट्रोलर से कंट्रोल करते हो, हल्का हल्का कभी कभी कंट्रोलर मिस मार जाता है। ओवरऑल मजा बिल्कुल आता है, गेम प्लेएबल है, 2 प्लेयर के साथ फुल एंजॉय किया जा सकता है। पर अब अगर आप कहो कि मुझे खुद से कोई गेम डालनी है जो गेम इस स्टिक के अंदर ना हो, तो आप बिल्कुल डाल सकते हो, क्योंकि इस स्टिक के अंदर आपको एक 64 GB का कार्ड मिलता है। इस स्टिक का मेमोरी कार्ड भी बिल्कुल एक निहायती देसी बिना ब्रांड का चाइनीज कार्ड है। और अगर आपको जेन्युइनली गेम्स खेलनी है इस कार्ड के ऊपर, तो आई विल रिकमेंड उस कार्ड को क्लोन करके एक नए वाले ब्रांडेड कार्ड के अंदर कन्वर्ट कर लेना, जिससे आपको कार्ड क्रैश वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ज्यादा गेम्स भी इंस्टॉल करनी है तो बड़े वाला कार्ड डाल के जस्ट नेट से जौन सी गेम आपको खेलनी है उसका रोम इंस्टॉल करो एंड इसके अंदर जाके पेस्ट कर दो, जस्ट आपका साथ के साथ फोल्डर के अंदर दिखने लग जाएगा। लेकिन अब इस इतनी बड़ी राम कथा के ऊपर सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या इसका गेमिंग एक्सपीरियंस और ये स्टिक एक वैल्यू फॉर मनी स्टिक है या सिर्फ एक सस्ती चीप स्टिक है मार्केट में अवेलेबल, जिसको ना लेके कोई अच्छी महंगी बड़ी गेम स्टिक ले लेनी चाहिए। इस स्टिक के अंदर चलती हैं रियल रेट्रो गेम्स जो 8 बिट 64 बिट वाली थी। पीएसपी की गेम्स इसमें दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं चलती। और ये स्टिक आती है 1500 रुपए की। पर वाली स्टिक अगर आप लेते हो जिसके ऊपर पीएसपी की गेम्स चलती हो, वो स्टिक आती है कम से कम 3500 की, मतलब कि इस स्टिक के प्राइस से डबल से भी ज्यादा। और मैं बताना चाहूंगा कि पीएसपी की गेम्स तो उसमें भी बहुत अच्छी नहीं चलती, जस्ट एक खाना पूर्ति वाली चीज है। कभी लैग हो रही है, कभी कंट्रोल फील हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। इट इज लाइक के हाँ पड़ी है, बच्चे को शौक पूरा करने के लिए 2 बारी 4 बारी खेल ली। उस स्टिक्स में भी सही तरीके से आप खेलोगे तो रेट्रो गेम्स ही। तो अब वही वाली सारी रेट्रो गेम्स आप 1500 रुपए लगा के खेलना चाहोगे या फिर इससे डबल अमाउंट 3500 रुपए लगा के खेलना चाहोगे? अगर मुझे गेम स्टिक लेनी होती तो 3500 रुपए वाली छोड़ के मैं इस स्टिक को लेके इस पे मजे से रेट्रो गेम्स खेल लेता, क्योंकि रेट्रो गेम्स का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है एंड नो वन केयर्स अगर 1 मिली सेकंड का इनपुट लैग कम हो ज्यादा हो।